और आने वाले समय में तेजी से गाँवों की संख्या शहरों में शामिल होगी, तो किसका भू कानून, किसके लिए आप भू कानून बना रहे हैं? ये खतरा तो पहले से ही रहा है और आने वाले समय में और भी बड़ा खतरा है। बहुत ही लचीला, बहुत ही कमजोर कानून है। तो सरकार ने तरह से बहुत बड़ा छल कपट धोखा दिया है कि लोगों को पहले से जो लूट मची थी उस रास्ते को और भी चौड़ा कर दिया है सरकार ने इस कानून के जरिए। लेकिन आपने यहाँ की जनता के साथ धोखा किया है, छलावा किया है। ये कानून काला कानून है कि सरकार को दिखाना पड़ा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड सरकार द्वारा नया भू कानून लाया जा चुका है। अब ये भू कानून जो है, जिस भू कानून की बात चल रही है, आज तमाम अखबारों में हेडलाइंस बन जाती है कि ये भू कानून जो है बहुत सख्त है और जो बाहरी व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड में जमीनें खरीद रहे थे, जिस पे कोई लिमिट नहीं थी, बेहिसाब जमीन खरीद रहे थे, उस पर रोक लगेगी। अब ये भू कानून कितना सख्त है या ये सिर्फ एक बार फिर हमें सरकार द्वारा झुंझुना पकड़ा दिया गया है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड मूल निवास भू कानून संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक मोहित डेमरी, जो बहुत एक्टिव रहते हैं उत्तराखंड के तमाम सोशल इश्यूज को लेकर। मोहित, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मोहित, आज जब अखबार की जब हेडलाइंस देखें, चाहे कोई भी अखबार पढ़े, हम देख रहे हैं कि बहुत उत्तराखंड में भावी सरकार द्वारा बड़ा ही सख्त भू कानून लाया गया है और जो बाहरी व्यक्ति थे यानी उत्तराखंड के जो बाशिंदे नहीं हैं वो अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे यहाँ पर, और हॉर्टिकल्चर और बागवानी को लेकर भी लिमिट लगाई गई है। इसमें केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ दिया गया है। देखिए कितना सख्त है ये? देखिए, बहुत ही लचीला, बहुत ही कमजोर कानून है और इस जो कानून में संशोधन किए गए हैं इससे और भी जमीन की लूट के रास्ते सरकार ने खोल दिए हैं। पहले से जो लूट मची थी उस रास्ते को और भी चौड़ा कर दिया है सरकार ने इस कानून के जरिए। हमने सरकार से एक डिमांड की थी कि नगरीय निकाय जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रभावी भूमि कानून होना चाहिए, वहाँ पर भी एक लिमिट होनी चाहिए ज़मीन खरीदने की। अब ये आपने ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर का प्रावधान किया है, यानी एक परिवार में एक व्यक्ति पूरे आजीवन 250 वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन वही निकाय क्षेत्रों में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। देहरादून नगर निगम क्षेत्र है, पहले यहाँ 60 वार्ड थे, अब 100 वार्ड हो गए हैं। 100 वार्ड होने के बाद यहाँ पर 85 गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं। तो वहाँ की जो कृषि भूमि है नगर निगम में शामिल होने के बाद कानून प्रभावी नहीं रहा। तो यानी कि नगर निगमों का विस्तार, पालिकाओं का विस्तार, नगर पंचायतों का निर्माण, इसके चलते पूरे पर्वतीय और शहरी क्षेत्रों की जो कृषि भूमि है वो खत्म की जा रही है, उसको भूमाफिया के लिए खोला जा रहा है। इस बात की हमको चिंता है। 50,000 हेक्टेयर जमीन पिछले कुछ सालों में 385 गांव शहरी क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं निकायों में, और आने वाले समय में तेजी से गांवों की संख्या शहरों में शामिल होगी। तो किसका भू कानून, किसके लिए आप भू कानून बना रहे हैं? जो डिमांड थी हमारी, जो इस भूमि कानून में जो प्रावधान है, जो धारा 2 है, इसको हटाने की मांग थी। इसको हटाओ, पूरे राज्य में एक कानून बनाओ, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। लेकिन आपने यहाँ की जनता के साथ धोखा किया है, छलावा किया है। ये कानून काला कानून है, यहाँ के लोगों के संसाधनों पर चोट करता है, यहाँ के लोगों को ज़मीन की लूटने के रास्ते खोलता है। इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 ऐसे शहरी क्षेत्र, वहाँ की जो किसानी है, जो ज़मीनें हैं, उसको आपने इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया। यानी कि वहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है, ज़मीन जितनी चाहे खरीद सकता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूमाफिया सक्रिय है। किसान परेशान है, जो मैदानी मूल के लोग हैं वो इस बात से परेशान है कि बाहर से जो बड़े बड़े माफिया आ रहे हैं, लुटेरे आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनके रिसोर्सेज पर डाका डाल रहे हैं। वहाँ उनकी चिंताएँ हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं, वैसे ही मैदानी मूल के लोग भी चिंतित हैं। सरकार ने बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखा, न पर्वतीय मूल के लोगों का ध्यान रखा, ना अपने मैदानी मूल के लोगों को ध्यान रखा। तो कानून एक तरह से झुंझुना है, यहाँ के लोगों के अस्मिता पर चोट करने वाला है, और हम इसका विरोध करते हैं और पूरी जनता के बीच जाएंगे। एक बार फिर से लोगों को बताएंगे कि सरकार जिस तरह से प्रचार कर रही है इसको मजबूत बता रही है। ये बहुत कमज़ोर कानून है, इसमें भ्रम में ना आइए। धूल झोंकने वाला काम सरकार कर रही है। नए सिरे से हम लोगों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से षड्यंत्र हुआ है, छलावा हुआ है यहाँ की जनता के साथ। बहुत क्या लगता है, एक इमोशनल वोट थे, क्योंकि मूल निवास की बात लंबे समय से हो रही है, भू कानून की बात भी एक लंबे समय से हो रही है। लोग भी चाहते थे कि एक भू कानून बने, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे कानून बने। तो क्या लगता है आपको, ये उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो छोड़ दिया गया है,
ये कहीं ना कहीं ये भू माफिया के लिए ये इजी एंट्री पॉइंट हो जाएंगे उत्तराखंड में घुसने के। देखिए, वो तो एंट्री पॉइंट तो है ही है, आसानी से आ सकते हैं और ज़मीनें खरीद सकते हैं, भू माफिया के लिए रास्ते खोले हैं। दूसरा क्या किया है सरकार ने, बड़ा षड्यंत्र है, इस राज्य की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र है ताकि पर्वतीय राज्य की अस्मिता खत्म की जाए और बाहर से बड़ी तादाद में लोग यहाँ बसाए जाएं मैदानी क्षेत्रों में, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में। और जब यहाँ आबादी बढ़ेगी तो पर्वतीय क्षेत्र में परिसीमन के बाद विधानसभा सीटें कम होंगी तो सारी सीटें यहाँ समाहित हो जाएंगी। तो एक तरीके से जो पॉलिटिकल हमारी हस्तक्षेप था इस राज्य में यहाँ के मूल निवासियों का, वो भी खत्म करने की साजिश हो रही है इसके जरिए। बहुत ही अच्छी एक सवाल है मेरा आपसे, बड़ा पॉलिटिकल सवाल, बेनिफिट भी छुपे हुए हैं इसमें, क्योंकि जब भी सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं, क्योंकि उसे जनता के बीच में जाना है, चुनाव लड़ना है। उत्तराखंड राज्य का जब निर्माण हुआ हमने देखा जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा था, जो मैदानी क्षेत्र थे उनका प्रतिनिधित्व कम था, राजनीतिक हैसियत पर्वतीय क्षेत्र की ज्यादा थी। लेकिन समय बदला और वक्त ने देखा कि जो मैदानी क्षेत्र थे उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ गई और पर्वतीय क्षेत्रों की राजनीतिक हैसियत भी कहीं ना कहीं कम हुई है। एक सवाल इस तरह ये जोड़ लेता हूँ, नगर निगम, देहरादून का नगर निगम का भी, क्योंकि नगर निकाय की बात भी चल रही है, यहाँ भी पहले पार्षद कम थे और फिर यहाँ पे परिसीमन बदलने के बाद सीटें बढ़ गई, 100 हो गई। तो कहीं ना कहीं लगता है, और इसके साथ एक सवाल मेरा और है, कांग्रेस से भाजपा पे आए टेहरी से जो विधायक हैं उपाध्याय जी, वो एक बात उठाते हैं और कुछ समय पहले ये हेडलाइंस भी बनी कि विधानसभा जो है, जो 70 विधायक है, 70 विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र को भी बढ़ा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या एक इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी छुपा हो सकता है, कोई गेम भी है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का भी कोई खेल है, या खाली भू माफियाओं को ही फायदा पहुंचाना? देखिए, अभी तो फिलहाल तो जो कानून सरकार बनाने जा रही है, जो संशोधन इस कानून में किए जा रहे हैं, उसमें तो माफिया के लिए रास्ते ही खोले जा रहे हैं। और जिस बात की आशंका हमें थी, आखिरकार सरकार ने ऐसा ही कदम उठाया। सरकार जिस तरह से दिखा रही है कि हमने बहुत मजबूत भू कानून लिया है, बिल्कुल भी ये कानून मजबूत नहीं है, बहुत ही लचीला, बहुत ही कमज़ोर और माफिया के पक्ष में, बाहर के लोगों के पक्ष का कानून है। अभी भी यहाँ पे आसानी से कोई रिजॉर्ट बना सकता है, कोई होटल खोल सकता है, यासी के अड्डे खोल सकता है। यहाँ तो कोई उसके लिए कोई इस तरह से लिमिटिंग, कोई बंदिश ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अब ऐसा नहीं कर सकता है। उसके लिए और भी आसान हो गया है इस कानून के जरिए। और इसमें जो 30 साल के लिए पट्टे पर ज़मीन देने का प्रावधान एक किया गया है, जो ग्रामीण कृषि भूमि है, वो भी अपने आप में खतरनाक है। और कैसे? आप देखिए, 30 साल पर कोई पूंजीपति ज़मीन लेगा और माना मैं काश्तकार हूँ, 30 साल के लिए मेरी ज़मीन पट्टे पर किसी पूंजीपति ने ले ली, वो वहाँ पे अपने किस्म का उद्यम करेगा, अपने किस्म का रोज़गार करेगा और मुझे वहाँ पर नौकर की हैसियत से रखेगा। भाई, ज़मीन भले तुम्हारी है लेकिन पट्टे पर 30 साल के लिए मेरे नाम होगी, अब आप इस पर नौकर बनो या चौकीदार बनो या जो भी आपको करना है करो। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के हाथों में उनकी ज़मीनें रहें। अगर कोई ज़मीन लीज पे देता भी है तो उसकी भी एक सीमा हो, 10 से 12 साल की हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की हो, और उसमें भी जो काश्तकार है उसकी लाभांश में बराबर की भागीदारी हो, पार्टनरशिप हो। जो भी रोज़गार के उद्यम हो, चाहे कृषि, बागवानी या मत्स्य या जो भी अन्य खेती बाड़ी जुड़े हुए काम होते हैं, उसमें भी उसको लाभ मिलना चाहिए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है या कोई एक तरह से आजकल एक नया चल रहा है सौर ऊर्जा का, उस पर भी हमारे लोगों को लाभांश मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ज़मीन ले ली, कुछ पैसे काश्तकार को दे दिए और कुछ समय बाद आप इस तरह से अपने नाम उस ज़मीन को भी कर लो, क्योंकि भविष्य में किस तरह के कानून बनेंगे ये भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं संशय बहुत सारे हैं हमारे दिमाग में, उसको लेकर हमने अपनी ये तमाम बिंदुओं को लेकर सरकार के पक्ष सामने बात रखी कि चाहे निकाय क्षेत्र हो, चाहे हरिद्वार और उधम सिंह नगर का क्षेत्र हो, यहाँ पे अलग तरह के कानून नहीं होने चाहिए, एक राज्य में एक कानून बनना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं जब एक राष्ट्र और एक विधान की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं जो 13 जिले हैं उत्तराखंड के, सबको एक तराजू से तोला जाना चाहिए था, और वो 2 जिले अलग करके कहीं ना कहीं संशय खड़े हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 2 जो थे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जो ग्रामीण आबादी है, कहीं ना कहीं खतरा रहेगा आने वाले समय में कि जो नगर निकाय क्षेत्र है, जो अगर वो ग्रामीण आबादी यानी जो ग्रामीण क्षेत्र अगर नगर निकाय में आ जाते हैं
तो ये खतरा भी रहेगा आने वाले समय में। खतरा तो है ही है, अब आ ही रहे हैं, निकायों का विस्तार हो ही रहा है, विस्तार हो ही रहा है। नगर पालिकाओं का विस्तार हो रहा है। जहाँ से मैं आता हूँ रुद्रप्रयाग से नगर पालिका का लगातार विस्तार हो रहा है, पिथौरागढ़ में हो रहा है, पिथौरागढ़ नगर निगम बन गया है। तो ऐसे तमाम खेती की ज़मीनें निकायों में शामिल हो रही है। खतरा तो पहले से ही रहा है और आने वाले समय में और भी बड़ा खतरा है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि निकाय क्षेत्रों में भी प्रभावी कानून सरकार को बनाना चाहिए था। वो कानून सरकार ने यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनाया और इसके चलते माफिया के लिए खुले जो दरवाजे हैं वहाँ से तो जितना चाहे लूट सकता है इस राज्य को। ये बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए है। और इस राज्य में जिस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया कि उनकी ज़मीनें बचेंगी, उनके रिसोर्सेज बचेंगे, तो सरकार ने एक तरह से बहुत बड़ा छल कपट धोखा दिया है कि लोगों को इस तरह के कानूनों में संशोधन लाकर। हम तो सोच रहे थे सरकार अपने नया कानून लाएगी, कोई भूमि सुधार नया कानून अब तो उत्तराखंड का होगा। अभी तो यूपी के कानून हमारे राज्य में चल रहा है, उसी में संशोधन हो रहा है। अपना भूमि कानून सरकार को लाना चाहिए। 250 वर्ग मीटर वाला जो दिया है इन्होंने, 250 वर्ग मीटर तक ही खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खरीद पाएगी। देखिए वो पहले से है, आज से तो है नहीं, खनूरी जी के समय से है। उससे पहले 500 वर्ग मीटर का प्रावधान था तिवारी जी की सरकार में। नया क्या है उसमें? मतलब आप लोग को जो आंदोलन हुआ उसके प्रेशर के बाद अगर आप बताएं, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी में भी रहे हैं, तो एक सवाल जनता पूछेगी हमसे भी कि आपने मोहित से ये सवाल करना चाहिए था। मुझे ये बताइएगा, आपको इसमें 3 अच्छी बातें क्या दिखती हैं अगर आपको बोला जाए तो? आपका जो प्रेशर था, आपने आंदोलन किए, तमाम आंदोलन आपके चल रहे हैं, आपको 3 बातें अगर पॉजिटिव इसमें ढूंढनी हो कानून में। देखिए इसमें क्या है कि आपके प्रेशर कानून में तो ऐसा कोई सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन इतना है कि सरकार दबाव में रही, जनता के दबाव में रही, इसलिए सरकार को इस पर बात करनी पड़ी। हालांकि ये मजबूत कानून बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार को के ऊपर इतना प्रेशर जनता का रहा कि सरकार को दिखाना पड़ा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जनता सच्चाई एड्रेस करना पड़ा, आप कह रहे हैं। बिल्कुल। और इस कानून की 3 सबसे बड़ी खामियां, बस ये बता दीजिए 3 सबसे बड़ी खामियां जो आपको लगती है। इस कानून में तो खामियां ही खामियां हैं, 3 केस में तो सारी खामियां हैं। ये तो एक तरह से जनपक्षीय कानून बिल्कुल भी नहीं है कि मैं देख रहा हूं आपके हाथ में, आपने कुछ दिखाया वो भी दिखा दीजिए दर्शकों को। हमारे बिल्कुल जनपक्षीय कानून नहीं है। सबसे बड़ी खामी तो ये है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ये संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, छावनी क्षेत्रों में ये कानून लागू नहीं होगा। सबसे बड़ी खामी तो यही है इस कानून की। और आप ये देख रहे हैं, मैं पोस्टर देख रहा था, तो कैमरा से तो दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या था आपका? ये हमारा ये हम भू भक्षीय नहीं, जनपक्षीय भू कानून की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी डिमांड है। देखिए सवाल कई हैं। हमने एक मोहित डिमरी जो है, क्योंकि मूल निवास को लेकर, भू कानून को लेकर एक शोध करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, मिलते रहते हैं उत्तराखंड में जगह जगह घूमकर, और कहीं ना कहीं इस मांग को उठाते रहते हैं। तो एक सकारात्मक पहलू है कि सरकार ने इस मुद्दे को एड्रेस किया है, लेकिन शिकायत अभी भी वही है। एड्रेस तो किया है, लेकिन एक सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन जनता को चाहिए था, वो सॉल्यूशन अभी भी नहीं मिला है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ दिया गया है, इस पर बड़े सवाल हैं अभी भी धामी सरकार के लिए। और ये सब जो कानून बना है, भू कानून बना है, ये वाकई सख्त है या ये पीआर मैनेजमेंट है, कि पीआर मैनेजमेंट है, या वाकई जनता को भी मैनेज करने के लिए सरकार क्या करेगी? क्योंकि जब 2027 में चुनाव होंगे तो जनता इस पर सवाल जरूर पूछेगी कि वाकई ये भू कानून कितना सख्त था, या ये माफियाओं के लिए रास्ते खोलने वाला कानून था। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।